अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमना अरबी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट्स। लोकोमोशन क्या होता है? अब लोकोमोशन होता है किसी भी जानदार का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, मतलब अपनी प्लेस और लोकेशन चेंज करना। लेकिन जहाँ हम वर्ड मूवमेंट पढ़ते हैं तो वो बॉडी पार्ट की सिर्फ मूवमेंट होती है। मतलब लोकोमोशन में क्या बताते हैं हम कि एक जानदार एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से जा रहा है। वो इनवर्टिब्रेट्स में भी होती है। इनवर्टिब्रेट्स वो जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो वर्टिब्रेट्स में भी होती है। लेकिन आज जो हमारा मेन कंसर्न होगा वो क्या होगा? लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स को और उसके साथ उसको एलेबरेट करेंगे। तो चलते हैं हमारी पहली एग्जांपल की तरफ। वो क्या है? अब डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज़्म है मूवमेंट के। तो अब जो यूग्लिना है ना, उसमें जो हमारे पास मूवमेंट होती है वो होती है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेलम। फ्लैजेलम क्या है? एक ऑर्गन है, एक इन आउट ग्रोथ है जो कि किसी भी पार्ट से उसके आउटर लेयर से निकलता है, जो कि हमें लॉन्ग इंच साइज़ नज़र आ रहा होता है। अब फ्लैजेलम क्या करता है कि जब ये पीछे की तरफ विप करता है, अपनी मूवमेंट को प्रेशर पीछे की तरफ लगाता है, तो ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड मूव करता है। लेकिन जब ये फ्लैजेलम फॉरवर्ड मूव करता है तो यूग्लिना की मूवमेंट बैकवर्ड नहीं होती। मतलब इसने जो हमारे पास मूवमेंट होनी है फ्लैजेलम की वजह से, वो हमेशा किस साइड पे होनी है? वो फॉरवर्ड मूवमेंट होनी है। वो फॉरवर्ड मूवमेंट क्यों होनी है? क्योंकि जो हमारे पास लोकोमोटिव फ्लैजेलम होता है वो हमारे पास हमेशा एंटीरियर एंड पे होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पूरा ऑर्गेनिज्म है हमारा वो फॉरवर्ड मूव करता है। अब उस फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए क्या होता है कि ये जो फ्लैजेलम होता है ना, ये हमारे पास वेव्स जनरेट करता है, वेव्स ऑफ एक्टिविटी वो जनरेट करती हैं और वो स्पाइरल फैशन में होती हैं। वेव्स जनरेट होती हैं, वो बेस से टिप की तरफ मूव करती हैं। वो क्या करती हैं? वो एम्पलीट्यूड बढ़ाती हैं, वो वेलोसिटी बढ़ाती हैं। और ये वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड क्या करती है? ये यूग्लिना को कॉज करती है कि फॉरवर्ड रोटेट करे वो अपने एक्सिस के दौरान। इसकी वजह से क्या होता है कि जो यूग्लिना है ना, वो अपनी डायरेक्शन भी बदल सकता है। वो किसकी वजह से? जब कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट होती है, अलॉन्ग द लेंथ मूवमेंट हो रही है ना, जब हमारे पास इसकी शेप कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसके साथ डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। मतलब पहले वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, लेकिन अगर उसने डायरेक्शन बदलनी है तो उसके लिए वो क्या करेगा? वो अपनी शेप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। पहले बॉडी शॉर्टर और वाइड होती है एंटीरियर एंड पे और मिडल पे, और लेटर एट द पोस्टीरियर एंड। मतलब सबसे पहले एंटीरियर से स्टार्ट होती है, फिर वही मूवमेंट मिडल में आती है, वही हमारे पास एंटीरियर में आती है। और ये क्या करती है? ये फ्लैजेला हमारे पास जो हमारे यूग्लिना होता है उसको मूव करवाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट हमारे पास फर्दर आती जाती है। ये जो हमारे पास डायग्राम है इसमें भी हमारे पास नज़र आ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आगे की तरफ है। लोकोमोटिव फ्लैजेलम जो है वो मूवमेंट कॉज कर रहा है और उसकी वजह से, प्रेशर की वजह से एंटीरियर मूवमेंट होती है और वो फिर पीछे पीछे शिफ्ट करती जाती है। मतलब पहले उसका एंटीरियर पार्ट मूव करेगा, फिर मिडिल पार्ट और फिर पोस्टीरियर एंड। और हम ओवरऑल इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? यूग्लिनॉइड मूवमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्लैजेला की हेल्प से होती है और यूग्लिना में होती है। फ्लैजेलर मूवमेंट होती है लेकिन क्योंकि यूग्लिना में होती है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको यूग्लिनॉइड मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड इनवर्टिब्रेट जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास पैरामीशियम। पैरामीशियम में जो मूवमेंट होती है वो हमारे पास विद द हेल्प ऑफ सीलिया होती है। अब सीलिया भी क्या है? ये भी लोकोमोटरी ऑर्गन है, सिमिलर टू फ्लैजेला, उसी तरह आउटग्रोथ होती है, बट इनकी नंबरिंग में डिफरेंस होता है। मेन डिफरेंस क्या है? जो फ्लैजेला होता है वो हमारे पास लॉन्गर इन साइज़ होता है और वो मोस्टली सिंगुलर फॉर्म में हमारे पास मौजूद होता है। आपको एक ही नज़र आएगा, एक या दो, वो ज़्यादा तादाद में नहीं होते। जबकि जो सीलिया होते हैं इनका हमेशा हमें बंच नज़र आता है और ये स्मॉलर इन साइज़ होते हैं। और ये क्या है? ये साइमल्टेनियसली मूव नहीं करते कि पहले एक सीलिया करेगा फिर अगला करेगा। ये बंच जो है इकट्ठा प्रोग्रेसिव मूवमेंट होती है, वेव लाइक मूवमेंट होती है और पूरे बंच की वजह से वो एंटीरियर पे होती है, फिर वही प्रोग्रेस करती है बैकवर्ड। मतलब पहले अगले हिस्से को मूव करवाएगी, वही पीछे आएगी, पीछे वाले को मूव करवाएगी और इस सीलियरी मूवमेंट की वजह से हमारे पास क्या होता है? हमारे पास पैरामीशियम मूव करता है। अब जो सीलिया है वो बिल्कुल फाइन, जैसे हमें थ्रेड्स वगैरह नज़र आ रहे होते हैं ना, उस तरह होते हैं। मतलब अगर आप इसका डायमीटर वगैरह देख लें तो वो 0.1 to 0.5 माइक्रो आपको नज़र आएगा, इससे ज़्यादा नहीं होता। अब जो बेसिकली इसमें मूवमेंट होती है ना, मैकेनिज़्म होता है, वो दो तरीके से होता है। मतलब इसका जो साइंटिफिक स्टडी की गई थी 1955 में की थी ब्रैडफोर्ड ने, उसने सजेस्ट किया था कि जो साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन होती है उसकी वजह से सीलिया जो है वो मूवमेंट कॉज करते हैं। वो किस तरह होती है कि इसके जो सीलिया के दो ग्रुप्स हैं ना, वो मूव करते हैं वन आफ्टर द अदर। किस तरह? पहले इन द फॉर्म ऑफ इफेक्टिव स्ट्रोक और फिर रिकवरी स्ट्रोक। अब वो बंच कैसे मूव करता है कि जो एक हमारे पास सीलियम होता है ना, उसके पास 9 डबल फिब्रिल्स होते हैं। 9 जो डबल फिब्रिल्स हैं उनमें से कुछ इफेक्टिव स्ट्रोक में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ रिकवरी स्ट्रोक में इन्वॉल्व होते हैं। वो किस तरह से कि जो अब वो ये 9 है ना, इनमें से जो 5 फिब्रिल्स होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सीलियम बेंड हो जाता है, ये शॉर्ट हो जाता है।
5 कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सीलियम बेंड होगा, शॉर्ट हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इफेक्टिव स्ट्रोक। और उसके बाद जो हमारे पास 4 रिमेनिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सीलियम क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, रिकवरी स्ट्रोक। मतलब पहले 5 कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो बेंड करेगा, बेंडिंग होगी, उसके बाद जो अगले 4 हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्ट्रेट होगा। इसी तरह पहले कॉन्ट्रैक्शन फिर स्ट्रेटनिंग, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेटनिंग, और ऐसे 1 बाय 1 ये जो मूवमेंट है ये क्या कॉज करती है, हमारे पेरिमीशियम की मूवमेंट कॉज करती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो पेरिमीशियम मूव करता है अगेंस्ट द वाटर, इसलिए हमें क्या चाहिए होती है, अगेंस्ट द वाटर वो मूव कर रहा है, अगेंस्ट द रेडिएशन जो भी मूवमेंट होती है, ग्रेडियंट जो भी मूवमेंट होती है, उसके लिए हमें क्या रिक्वायर होती है, ATP रिक्वायर होती है। तो जो इंजाइम प्रेजेंट होते हैं ना सीलिया में, वो क्या करते हैं, वो ATP को ब्रेक करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। तो बेसिकली जो फ्लैजेलर मूवमेंट होती है वो किस यूग्लिना में होती है, और सीलियरी मूवमेंट किस में होती है, पेरामीशियम में होती है। ये दोनों सेम ही तरह की आउटग्रोथ्स होती हैं, एक ही जगह से निकलती हैं, बट इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट की तरफ मूव करने से पहले आप ये डायग्राम देखें। इस डायग्राम में उन्होंने इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक की डायग्राम्स बताई हुई हैं। ये फॉर सिंगल सीलियम है कि कैसे हमें नज़र आ रहा है कि पहले वो उसकी बैकवर्ड एक ऑपोजिट डायरेक्शन है। इफेक्टिव स्ट्रोक में अगर वो इस तरफ मूव कर रहे हैं तो रिकवरी स्ट्रोक में बिल्कुल उसके ऑपोजिट मूव कर रहे हैं। अब ये एक सीलियम की मूवमेंट है, तमाम सीलिया इसी तरह मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास पूरा पेरिमीशियम मूव करता है। नेक्स्ट हमारे पास है अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबा में कैसे मूवमेंट होती है, ये होती है बाय मीन्स ऑफ सूडोपोडिया। अब सूडोपोडिया क्या होती हैं, ये हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि उस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं जिस डायरेक्शन में हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है, उसी डायरेक्शन में। और ये क्या करते हैं, जैसे कि हमें डायग्राम में दिखाया हुआ है कि एक जगह से मूवमेंट आएगी, वो मतलब वो एरिया जो है वो प्रोट्यूड आउट होगा, मतलब एक आउट ग्रोथ की फॉर्म में निकलेगा और आहिस्ता आहिस्ता पीछे पूरी बॉडी को लेके जाएगा। और इसी तरह क्या होगा, लोकोमोशन होती जाएगी और सूडोपोडियल मूवमेंट की वजह से अमीबा आगे आगे मूव करेगा। इसकी ज़्यादा डिटेल अभी तक रिसर्चर्स के थ्रू नोन नहीं है, लेकिन अभी तक बस यही पता चला है कि वो एक ऑर्गन है, एज आउट ग्रोथ काम करता है सूडोपोडिया, और उसी की वजह से अमीबा मूव करता है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है जेलीफिश की। जेलीफिश की जैसे कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि इसका जो हमारे पास ऑर्गन हमें विजिबल होता है सबसे ज़्यादा, वो एक अम्ब्रेला लाइक पोर्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बेल। अब इस बेल में क्या होता है कि पानी इस बेल में एंटर करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, बेल कॉन्ट्रैक्ट करती है। उसके बाद एज ए जेट जो है ना, पानी अचानक उसको वो जैसे कॉन्ट्रैक्शन के बाद अचानक आप किसी चीज़ को खोलें और उसमें से पानी निकलता है, उसकी वजह से क्या होता है, एज ए जेट वो पानी निकलता है, वो पीछे को छोड़ती हैं और उस प्रेशर जो होता है उसकी वजह से ये आगे मूव करती है। जैसे कि हमें जेट्स में नज़र आ रहा होता है ना कि उनके प्रेशर की वजह से पीछे से धुआं निकल रहा होता है, ये हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको प्रेशर फील होता है। उसी तरह इसका जो पानी एब्जॉर्ब करने की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो सारा प्रेशर पीछे वाले एरिया की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से क्या ये मूव करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। और इसी वजह से इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, इस मूवमेंट को कहते हैं जेट प्रोपल्शन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास अर्थवर्म की। अर्थवर्म क्या होता है कि अकॉर्डियन लाइक, अकॉर्डियन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कॉमनली इस्तेमाल होता है, उसकी तरह की मूवमेंट क्यों शो करता है कि इसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके मसल्स और सीटें जो होती हैं ना, वो छोटी छोटी आउटग्रोथ सी होती हैं, आपको इसके ऊपर नज़र आती हैं, इसके जो कंपार्टमेंट्स बने होते हैं ना इसके स्ट्रक्चर में। सबसे पहले क्या होता है कि जो अर्थवर्म होता है ना वो लॉन्ग और थिन हो जाता है। वो किस तरह लॉन्ग और थिन होता है कि जो लोअर साइड होती है ना एंटीरियर एंड की, उस पर जो सीटें प्रेजेंट होते हैं वो फिर्मली इस चीज़ को होल्ड कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सर्कुलर मसल्स क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। इसकी वजह से क्या होती है, बॉडी अगेन शॉर्टन हो जाती है। पहले वो इलोंगेट करेंगे, इलोंगेशन में क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स होंगे, सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इलोंगेशन होगी, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सर्कुलर मसल्स रिलैक्स करेंगे। तो वो जो पोर्शन है रिलैक्सेशन के बाद, वो जिस पोर्शन में कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी वो क्या मूव करेगा, वो आगे मूव करेगा। और फिर क्या होगा, आगे मूवमेंट के बाद जो पोस्टीरियर एंड जो पीछे रह जाएगा उसका सीटा, वो क्या करेगा, वो एनिमल को ग्राउंड पे फिक्स करेगा, जैसे आपको ये डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। मतलब एक पोर्शन आगे मूव कर रहा है तो जो पीछे सीटें बच रहे हैं वो उसकी मूवमेंट को रिटेन कर रहे हैं ताकि उसकी ग्राउंड पे कोई मूवमेंट में फ़र्क ना है और वो वहाँ पे रिटेन रह जाए। उसके बाद क्या होता है कि जब सर्कुलर मसल्स दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स करते हैं, बॉडी अगेन थिन एंड लॉन्ग होती है। जैसे हमें डायग्राम में नज़र आ रहा है ना, कुछ जगह से कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ जगह से थिन एंड लॉन्ग चल रही है, तो वो क्या कर रही है, वो उसकी मूवमेंट को शो कर रही है। और इस तरह क्या होता है कि जो अर्थ फॉर्म है वो एक जगह से दूसरी जगह स्लाइटली स्लो मूवमेंट होती है, लेकिन ड्यू टू मसल्स मूव कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्शन और इलोंगेशन हमारे पास हो रही होती है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स की। अब नेक्स्ट जिस एग्जाम्पल की बात हो रही है वो है कॉकरोच। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, हमें आसपास नज़र भी आ जाता है, इसको तो आप
ऑब्जर्व भी इजीली कर सकते हैं कि ये किस तरह मूव कर रहा है। अब इसमें क्या होती है, स्विफ्ट वॉकिंग, जैसे कि वो आपको चलता हुआ तेज़ तेज़ नज़र आ रहा होता है अपनी छोटी छोटी टांगों के साथ, लेकिन कभी कभी उड़ता हुआ भी नज़र आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें फ़्लाइट मूवमेंट भी इन्वॉल्व होती है। अब वो किस तरह होता है कि जो कॉकरोच है ना, वॉकिंग में इसकी क्या होती है, लेग्स यूज़ होती हैं ऑन वन साइड, और वो वॉकिंग में किस तरह इन्वॉल्व होती हैं, जो 4 लेग होती है ना आगे वाली साइड पे, वो बॉडी को फॉरवर्ड लेके जाती है, और जो हैंडलिंग है वो उसको सपोर्ट करती है। वो भी जिस मूवमेंट में जा रहा होता है उसको उसी में इन्वॉल्व होती है, उसको पुश फॉरवर्ड करती है। और जो मिडल लेग होती है वो एक्ट करती है एज अ प्रॉप, ऑन ऑपोजिट साइड पे होती है। मतलब 4 लेग मूव करवा रही है आगे, हाइंड लेग सपोर्ट कर रही है, और मिडल लेग कौन सी है, ऑपोजिट साइड पे। इन द मीन टाइम जो रिमेनिंग 3 लेग्स होती हैं वो उसी तरह मूव करती हैं जैसे ये तीनों मूव कर रही हैं। और ये क्या प्रोसेस बार बार रिपीट होता है कि एक आगे जा रही है, दूसरी सपोर्ट कर रही है, जो ऑपोजिट साइड पे वो मूवमेंट में हेल्प आउट कर रही है। और दोनों पेयर्स में क्या होता है, जो विंग्स के पेयर्स होते हैं, हमने टांगों की बात कर ली है पहले, लेग्स की, अब हम इसके विंग्स की बात करें। विंग्स की क्योंकि हमने बता दिया कि स्विफ्ट वॉकिंग भी है जिसमें हमारे पास क्या है, लेग्स इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद हमारे पास फ़्लाइट मूवमेंट भी है। फ़्लाइट में जो विंग्स होते हैं उसमें जो पोस्टीरियर पेयर होता है ना विंग्स का, उसकी वजह से फ़्लाइट हो रही होती है। वो क्या करते हैं कि वो बीट करते हैं, उनकी बीटिंग मूवमेंट होती है उस डायरेक्शन में कि बॉडी वेट को सपोर्ट करते हैं और वो एयर में मूव करते हैं। मतलब 2 तरह के पेयर्स होते हैं, लेकिन हमेशा कौन सा पेयर हमारे पास इन्वॉल्व होता है, हमारे पास पोस्टीरियर पेयर इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा जो मोलस्क्स वगैरह होते हैं उसमें बहुत स्लो मूवमेंट होती है, क्रॉलिंग मूवमेंट होती है, जैसे स्नेल में आपको नज़र आ जाती है। उनमें एक समय स्ट्रक्चर सा नज़र आता है जिसको हम फुट कहते हैं, उसके थ्रू उनमें मूवमेंट होती है। लास्ट इन्वर्टिब्रेट जिसको हम डिस्कस करेंगे आज वो हमारे पास है स्टारफिश। स्टारफिश जैसे कि नेम से ही जाहिर है स्टार की शेप में होती है, और इसमें जो मूवमेंट होती है ना, इसमें हमारे पास जो फीट लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, जो 5 इसके आउटग्रोथ निकली होती है उन्हें कहते हैं ट्यूब फीट, उसकी मदद से होती है। अब ये ट्यूब फीट स्ट्रक्चर क्या होता है, रेडियल कैनाल की दोनों तरफ प्रेजेंट होता है। रेडियल कैनाल क्या होती है, जो हमें 5 आउटग्रोथ या 5 इसके आर्म्स जो हम कहते हैं नज़र आ रहे होते हैं ना, उनके दरमियान में मिडल में हमारे पास रेडियल कैनाल प्रेजेंट होती है, और उसकी बोथ साइड्स पे हमारे पास क्या होता है, ट्यूब फीट होता है, जो क्या हुआ होता है, आर्म की टिप पे प्रेजेंट होता है। 5 आर्म्स है उसकी टिप पे हमारे पास ट्यूब फीट प्रेजेंट होगा, और रेडियल कैनाल जो सेंटर में होती है उसकी बोथ साइड्स पे। अब ये क्या करता है, ट्यूब फीट हमारे पास जब वाटर इसके अंदर पंप होता है ना, इसके अंदर पानी आता है तो ये एक्सटेंड करता है, क्या मतलब सक्शन कप सा बना लेता है कि इसके पास जो स्ट्रक्चर होती है ना वो उनसे चिपक जाता है। जब इसके पास पानी आता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, सक्शन पंप के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट से चिपक जाता है, और उसके बाद क्या होता है, शॉर्ट टर्न होते हैं कि मतलब पानी आया, उसके बाद ये किसी भी ऑब्जेक्ट से चिपक गया, उसके बाद ये शॉर्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो उस पानी को रिलीज़ करेंगे और बॉडी को पुल करेंगे कि वो उसी डायरेक्शन में मूव करे। और इसकी वजह से स्टारफिश जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाती है। मतलब वो पानी को अपने अंदर लाते हैं, किसी भी जगह चिपक जाते हैं, और जिस मूवमेंट में उन्होंने जाना वो उस मूवमेंट में पुल करते हैं, उसको प्रेशर एक्सर्ट होता है और वो उस मूवमेंट में मूव कर जाते हैं। उसके अलावा जो इसकी आर्म्स है, 5 आर्म्स हैं, वो भी हमारे पास कहीं ना कहीं स्विमिंग में इन्वॉल्व हो रही थी, लेकिन जो मेन फंक्शनिंग होती है वो थ्रू सक्शन होती है और विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट होती है। ये हमारे पास स्टारफिश में लोकोमोशन है। तो हमने डिस्कस कर लिया जी लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हमने बेसिकली डिस्कस क्या किया, हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स को लिया है, जैसे कि युग्लिना है उसमें फ्लैजेलर मूवमेंट होती है, पैरामीशियम में सीलियरी मूवमेंट होती है, अमीमा में विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया मूवमेंट होती है हमारे पास, अर्थवर्म कॉन्ट्रैक्शन और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की और सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, जेलीफिश में हमारे पास जेट प्रोपल्शन होती है, कॉकरोच में फ्लाइंग मूवमेंट भी होती है, वॉकिंग भी होती है, और स्टारफिश में क्या होता है, हमारे पास सक्शन के थ्रू जो होता है पानी कॉन्ट्रैक्शन होती है और हम उस डायरेक्शन में मूव करते हैं, और इसमें हमारे पास ट्यूब फीट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था, आपको समझाने की कोशिश की, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में किसकी बात करें, वर्टिब्रेट्स में लोकोमोशन की बात करें।